मैं दिग्विजय सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पे सांख्यिकी या यूँ कहें अवध यूनिवर्सिटी के सबसे महत्वपूर्ण विषय व्यावसायिक सांख्यिकी जो कि बीकॉम द्वितीय वर्ष की परीक्षा में है से आपको अवगत कराना चाहते हैं। इसकी पूरी एक श्रृंखला लेकर हम आएंगे जो समय पर आपको प्रतिदिन नियमित रूप से पहुंचेगी। इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। आप प्रत्यक्ष रूप से हम इस समय पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इन परिस्थितियों के मद्देनज़र हम ऑनलाइन पैटर्न पर आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपका प्यार, आपका साथ और आपका सहयोग चाहिए। तो आप अपने दोस्तों से बस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। बस दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद पढ़ाई आप बिल्कुल उसके बारे में बेफिक्र हो जाएं। कॉमर्स से रिलेटेड मैं आपकी किसी भी विषय की किसी भी परीक्षा से संबंधित समस्या को तुरंत दूर कर दूंगा। आप तक वो समस्या होने नहीं पाएगी और विश्वविद्यालय का टॉपर्स देने की गारंटी हमारी है। बस आपका साथ चाहिए। तो आइए हम चलते हैं अपने इस व्यावसायिक सांख्यिकी की ओर। जैसा कि मैंने कहा, बीकॉम भाग 2 के सबसे महत्वपूर्ण विषय में व्यावसायिक सांख्यिकी आता है। लेकिन अगर हम इसे तोड़ना चाहें तो आखिर ये सांख्यिकी है क्या? इसे इंग्लिश में या यूँ कहें अंग्रेजी शब्द स्टैटिस्टिक्स है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा है, नॉर्मली या जनरली कह लो लोग इसे स्टैट्स बोलते हैं। लेकिन वो सांख्यिकी की स्पष्ट परिभाषा या स्पष्ट शब्द नहीं होता। स्टैट्स तो बेसिकली समअंक को कहा जाता है। तो सांख्यिकी को अगर इंग्लिश शब्द में तोड़ें हम, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। लेकिन ये इंग्लिश का स्टैटिक्स शब्द इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से आया है। इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से आया है। जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक्स से आया हुआ है और फ्रेंच भाषा के स्टैटिक्स से आया हुआ है। फिर से जान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश शब्द सांख्यिकी या यूँ कहें स्टैटिस्टिक्स, हिंदी में सांख्यिकी, इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन या अंग्रेजी शब्द बनाया गया है स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स शब्द इटालियन शब्द स्टैटिस्टा, जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक और फ्रेंच शब्द स्टैटिस्टिक्स से मिलकर बना हुआ है। सांख्यिकी के जनक के रूप में, सांख्यिकी के जो कह लीजिए आधुनिक सांख्यिकी के जनक हैं, उस आधुनिक सांख्यिकी के जनक के तौर पर फिशर साहब को याद किया जाता है। या हम यूँ कह लें कि वास्तविक सांख्यिकी, जहाँ आपसे कोई पूछ बैठे कि सांख्यिकी के जनक कौन है, तो वहाँ पे आपको गॉटफ्राइड आकेनमान साहब का नाम बताना होगा। जो फिशर साहब हैं ये आधुनिक सांख्यिकी के जनक हैं। ठीक, तो जब कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या तुरंत आप बताइएगा कि सांख्यिकी के जन्मदाता या जनक के तौर पर कौन याद किए जाते हैं? हमारे गॉटफ्राइड आकेनमान साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सांख्यिकी शब्द वास्तव में है क्या? सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? इन चीज़ों को बताने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वास्तविकता में सांख्यिकी शब्द के बारे में मैंने बताया कि इंग्लिश शब्द स्टैटिक्स है, जो इटालियन, जर्मन और फ्रेंच के इन 3 शब्दों स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अगर इसको हम देखें, जैसे हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो इतिहास माने ये कहा जाता है, इत माने ऐसा, हास माने हुआ, मतलब जो ऐसा हो चुका है वहाँ उसका अध्ययन किया जाता है। हम भूगोल में धरती या धरती के अंदर छिपी बातों का या पूरे विश्व के ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ये सारी बातें समझ में आई। समाज शास्त्र आपसे कह दिया जाए तो आप समाज का अध्ययन करते हैं।
लेकिन सांख्यिकी में अगर आपसे कोई पूछे कि किसका अध्ययन किया जाता है तो आपका पहला जवाब होना चाहिए सांख्यिकी संख्याओं से संबंधित होती है, इसीलिए इसे संख्या शास्त्र भी कहा जाता है। सांख्यिकी संख्याओं से संबंधित होती है, इसीलिए इसे संख्या शास्त्र भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई अर्थ के रूप में पूछना चाहे तो आप बताएं कि सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध संख्यात्मक तथ्यों से होता है। सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध संख्यात्मक तथ्यों से होता है। सांख्यिकी का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। अगर हम इसको तोड़ते हैं या तोड़ना चाहें तो सांख्यिकी का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। पहला समंग, सांख्यिकी का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। पहला समंग, दूसरा सांख्यिकीय विधियां और तीसरा प्रतिदर्शज। हम इन सबको बारी बारी से जानते हैं। आखिर ये समंग क्या है? तो जब कभी हम सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं तो सांख्यिकी के अध्ययन के लिए हमें आंकड़े चाहिए, सूचना चाहिए। आंकड़ों का वो संख्यात्मक पहलू जिनसे कोई सूचना दर्शाई जाती है, वही हमारे समंग कहलाते हैं। अभी आगे चलकर हम इनको परिभाषित भी करेंगे, इनके और लक्षण भी जानेंगे, लेकिन हाल फिलहाल आप इतना जानिए कि जब कभी सांख्यिकी में हम अध्ययन करेंगे, भाई आज सांख्यिकी का प्रयोग हर जगह है। हम हाथ में रुपया लेते हैं, गिनते हैं, वो सांख्यिकी की वजह से है। अगर सांख्यिकी ना होती तो गणना ना होती। आज कोई भी गणना है, हम किसी का हिसाब किताब कर रहे हैं, कोई लेन देन कर रहे हैं या कुछ भी किसी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं, हर जगह पे केवल और केवल सांख्यिकी का प्रयोग होगा। तो सांख्यिकी ही हर जगह व्याप्त है, ये मान लीजिए। जैसे हम कह सकते हैं कि बिना हवा के हम सांस नहीं ले सकते, हवा हर जगह विद्यमान है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ बेशक आज सांख्यिकी उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन इतना बड़ा है कि हम अपने जीवन से सांख्यिकी को अलग नहीं कर सकते। तो सांख्यिकी का अर्थ हम कैसे निकालें? तो सांख्यिकी का प्रयोग 3 अर्थों में होगा। पहला अर्थ होता है समंग, दूसरा अर्थ होता है सांख्यिकीय विधियां और तीसरा अर्थ होता है प्रतिदर्शज। समंग किसे कहते हैं? तो मैंने कहा ये वो आंकड़े हैं, वो आंकड़े जिनसे सूचनाओं को संख्यात्मक रूप में दिखाया जाता है। जैसे हम किसी परीक्षा के विद्यार्थियों की बात करें कि कोई परीक्षा है तो वहाँ उस परीक्षार्थी ने कितने अंक पाए, तो उसकी अकेली प्रतिभा, अकेली बात की गई, वो समंक नहीं हुआ। तो यहाँ समंक में ये कहा जाता है कि आंकड़ों की एक श्रृंखला होगी, या हम यूँ कह लें कि आंकड़े कई सारे दिए गए होंगे, उनका एक संख्यात्मक पहलू दिया गया होगा, उसे ही समंक कहा जाता है, और वो एक दूसरे से संबंधित भी होंगे। तो मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, इसीलिए समंक को अकेले समंक नहीं कहा जाता, पूरा एक समंक माला शब्द से संबोधित किया जाता है। तो वास्तव में सांख्यिकी में समंक माला शब्द से इसे संबोधित करते हैं। तो समंक और कुछ नहीं, संख्याओं का एक समूह है। संख्याओं का एक समूह है और संख्या एक दूसरे से संबंधित होती है, और ये संख्या ही आंकड़े होते हैं। तो जिन आंकड़ों के जरिए संख्या से संबंधित सूचनाओं को दर्शाया जाता है, वही आंकड़े क्या कहलाएंगे? समंक। अभी इसके बारे में आपको आगे मिलेगा, समंक कितने प्रकार के होंगे, कैसे इकट्ठा किए जाएंगे वगैरह, वो चीज़ें हम आपको समझाएंगे। आज के ही इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है सांख्यिकीय विधियाँ। अब ये सांख्यिकीय विधियाँ क्या होती हैं? हम कोई भी गणना करते हैं तो उस गणना से संबंधित जो नीति और नियम बनाए गए होंगे, उन नीति नियमों का पालन करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे सांख्यिकी में हमने बचपन से या 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा कि समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब सांख्यिकीय विधियों में आता है। हमें उनका भी अध्ययन करना होगा। मतलब जो आंकड़े दिए गए होंगे, जो सूचनाएं दी गई होंगी, जो संख्यात्मक पहलू दिए गए होंगे, उनसे जब कभी हम कोई परिणाम प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो जिन रीतियों, जिन नियमों की सहायता से कोई परिणाम प्राप्त करेंगे, उन रीतियों, उन नियमों को ही क्या कहा जाता है? सांख्यिकीय विधियां कहा जाता है। प्रतिदर्शज किसे कहते हैं? दिए गए आंकड़ों से
या दी गई सूचना से सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हुए हम जो परिणाम हासिल करते हैं वो हमारे निकाले गए परिणाम प्राचल कहलाते हैं। और उन प्राचल की सहायता से अगर हम कोई परिणाम हासिल करते हैं, प्राचल की सहायता से अगर हम कोई परिणाम हासिल करते हैं तो वो परिणाम हमारे प्रतिदर्शज कहलाते हैं। हाल फिलहाल बेटा वो आपको बीकॉम लेवल पे नहीं पढ़ना, एमकॉम लेवल पे पढ़ना है। तो हमें इन तीनों के बारे में जानना है। तो मैंने आपको बताया कि सांख्यिकी शब्द का इंग्लिश शब्द होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स शब्द इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा, जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक और फ्रेंच भाषा के स्टैटिक्स से बना हुआ है। हमने सांख्यिकी के जनक के बारे में बताया। तो सांख्यिकी के जनक में आपने ये जाना कि सांख्यिकी के जनक गॉटफ्राइड अकेनवान जी हैं और आधुनिक सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर फिशर हैं। लेकिन फिर आपने ये पढ़ा सांख्यिकी कहते किसे हैं, तो मैंने कहा सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध संख्यात्मक तथ्यों से होता है। जैसे राम आम खाता है, ये इसका गुण है, लेकिन राम 20 आम खाता है, ये उसके संख्यात्मक पहलू को दर्शाता है। तो जहाँ संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होगा वही सांख्यिकी होगी। मैंने कहा आज कोई भी हम गणना कर पाने में सफल हुए हैं तो ये मात्र और मात्र सांख्यिकी की बदौलत है। हमारे जीवन में सांख्यिकी का इतना प्रयोग हो चुका है कि मैंने कहा कि हम वायुमंडल से जैसे ऑक्सीजन को हटा नहीं सकते, वैसे हम अपने व्यक्तिगत या दैनिक उपयोग से सांख्यिकी को नहीं अलग कर सकते। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। हम सांख्यिकी को परिभाषित करने के लिए आगे बढ़े हैं। सांख्यिकी की परिभाषा एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में और उपयुक्त शब्दों में सांख्यिकी की कई परिभाषाएं दी गई हैं। लेकिन जनरली हम ऑनलाइन पैटर्न पर या यूँ कह लें उतनी ज़्यादा लेबोरियस परिभाषाएं अभी नहीं पढ़ रहे। हाल फिलहाल केवल ये 2 परिभाषा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपके लिए सबसे उपयुक्त है, ये 2 परिभाषा देखते हैं। पहली, डॉक्टर बाउले ने कहा है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। मैंने आज अभी आपसे ये कहा था कि जब तक हम सांख्यिकी का प्रयोग नहीं करते, हम किसी की गणना, गिनती या किसी की वैल्यू निकालना ये पॉसिबल ही नहीं। तो डॉक्टर ए एल बाउले ने इसी गुणात्मक पहलू का अध्ययन करते हुए ये कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। और विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि ये विस्तृत ज्ञान है, ये कलात्मक भी होता है। अगर हम आगे चलकर सांख्यिकी की प्रकृति पढ़ेंगे तो प्रकृति में हम ये देखेंगे कि सांख्यिकी कला भी है और सांख्यिकी विज्ञान भी है। कलात्मक पहलू दर्शाता है कि किसी चीज़ को, किसी कार्य को करने का एक तरीका, लेकिन विज्ञान बताता है कि क्या सुव्यवस्थित, सुसंगठित हो सकता है, वो विज्ञान बताता है। तो सांख्यिकी से हम इन दोनों पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया, डॉक्टर बाउले साहब ने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। अगर हम और तोड़ें एक कॉमन परिभाषा जो हमेशा इस्तेमाल की जाए, उस कॉमन परिभाषा में अगर जैसे आप राह चलते किसी को मिल गए और कोई आपसे ये पूछ ले कि सांख्यिकी क्या है, तो आप वहाँ तुरंत एक जवाब देंगे कि समंकों का अध्ययन सांख्यिकी है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सांख्यिकी क्या है तो आपने ये जवाब दिया कि समंकों का अध्ययन सांख्यिकी है, तो तुरंत आपसे ये क्वेश्चन बना, भाई हम आपसे सांख्यिकी पूछ रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं कि समंकों का अध्ययन कर लिया सांख्यिकी हो गई, कि समंकों का अध्ययन सांख्यिकी है। तो तुरंत आपसे क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा कि समंक किसे कहते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि सांख्यिकी का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। आपसे समंक कहे जाते हैं, सांख्यिकीय विधियां कही जाती हैं और प्रतिदर्शज कहा जाता है। तो समंकों का अध्ययन सांख्यिकी है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा समंक किसे कहते हैं।
तो मैंने पहले ही कहा, और सामान्य बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी को स्टैट्स कहा जाता है। स्टैट्स ही समंक शब्द की इंग्लिश होती है। मतलब आपके लिए वो आंकड़े, वो सूचनाएं जो संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित होती हैं, उन्हें ही समंक कहा जाता है। वो आंकड़े, सूचनाएं जो संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित होते हैं, उन्हें समंक कहते हैं, और समंकों का ही अध्ययन सांख्यिकी है। तो समंक जो आंकड़े, संख्याएं, सूचनाएं संख्यात्मक रूप में दर्शाई गई और एक से ज़्यादा होंगी, मतलब संख्याओं की एक पूरी माला होगी। एक अकेली संख्या कभी भी समंक नहीं होती। तो संख्याओं का वह समूह जो एक दूसरे से संबंधित हो, वही समंक कहलाता है। सामान्यतः समंक शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी जाती। समंक की परिभाषा पढ़ लिया, सांख्यिकी की परिभाषा पढ़ लिया, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपसे सांख्यिकी की परिभाषा पूछी जाए और समंक की परिभाषा आप बता रहे हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, दोनों एक होते हैं। हम समंक की कुछ विशेषताएं जानते हैं, या यूं कह लें लक्षण जानते हैं। तो सबसे पहला, समंक तथ्यों के समूह होते हैं। तथ्यों के समूह क्यों? जैसे कोई मान लीजिए एक छात्र है अनुपम नाम का, और अनुपम ने व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अंक पाए। ये संख्या तो है, एक तथ्य भी है, लेकिन ये तथ्य का एक समूह नहीं है, इसलिए ये कतई समंक नहीं होगा। लेकिन यहीं पे ये कह दिया जाए कि बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्रों, अनुपम ने, सुनीत ने, मधुकर ने, इन सब ने इतने इतने अंक पाए, वो उस जगह पे सांख्यिकी कहलाएगी। मतलब संख्याओं का एक समूह होगा और एक दूसरे से संबंधित होगा। तो जब संख्याओं का समूह एक दूसरे से संबंधित हो, उसे ही समंक कहा जाता है। तो समंक कभी भी अकेली संख्या नहीं होती, बल्कि पूरा एक संख्याओं का समूह होगा। इसीलिए समंक को समंक माला कहकर संबोधित करते हैं। तो समंक तथ्यों के समूह होते हैं, मतलब एक अकेला तथ्य नहीं होगा, पूरा एक उसका एक ग्रुप। फिर आगे आते हैं, समंक संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। मैंने अभी जिक्र किया था, राम आम खाता है, ये उसका गुणात्मक पहलू है, लेकिन राम 20 आम खाता है, ये उसका संख्यात्मक पहलू है। मतलब हम किसी भी सूचना को संख्यात्मक रूप में दर्शाएंगे, वही समंक कहलाएगी। और समंक पर्याप्त मात्रा में कारणों से प्रभावित भी होते हैं। जैसे कोई उत्पादक है, वो कितनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, उसका उत्पादन कम भी हो सकता है, उसका उत्पादन ज़्यादा भी हो सकता है, अर्थात वो अपने उत्पादन को घटा बढ़ा सकता है। कोई भी विक्रेता अपनी बिक्री को कम या ज़्यादा कर सकता है। इन सारी परिस्थितियों में होते हुए समंक, या कह लीजिए जो सूचनाएं आएंगी, वो हमेशा नित्य प्रतिदिन बदलती जाएंगी। इन सूचनाओं के बदलने के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि समंक पर्याप्त मात्रा में कारणों से प्रभावित भी होते हैं। समंकों का संकलन गणना और अनुमान दोनों तरीकों से होता है। संकलन माने इकट्ठा करना। कोई भी आंकड़े, कोई भी सूचना हम इकट्ठा करेंगे कैसे, हमें ये जानना है। तो जब कभी कोई सूचना इकट्ठा की जाती है, एकत्रित की जाती है, उसे समंक, लेकिन समंक का संकलन कहेंगे। लेकिन कैसे? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गणना के द्वारा इकट्ठा होती हैं। जैसे हम किसी विद्यार्थी की परफॉर्मेंस जानने के लिए पेपर लेते हैं, उसके परीक्षार्थी के अंक निर्धारित किए जाते हैं, तब उससे सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं, वो गणना द्वारा होगा। लेकिन भारत देश में जो जनगणना होती है वो हर 10वें साल होती है, 10 साल में एक बार। लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति आपसे पूछे, अभी आप हैं 2020 में भी जनगणना होनी है, हम लेकिन बता देते हैं कि हम 125 करोड़ 130 करोड़ भारतीय हैं। क्यों बता दिया? हम 2020 में 2021 में जो जनगणना होनी है, हम 2011 की जनगणना के आधार पर बता देते हैं। वो एक प्रेडिक्शन होता है, एक अनुमान होता है। तो वास्तव में सांख्यिकी का, या कह लीजिए समंकों का जो संकलन होता है, वो गणना और अनुमान दोनों से हो सकता है। गणना तो वो हुई जिसके बारे में हमने कोई एक निश्चित तथ्य इकट्ठा किया जानकर, लेकिन अनुमान वो हुआ कि कुछ पहले हमें पता है, कुछ उसके बारे में अपने मन से बोल दिया।
समंक एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं और संबंधित भी होते हैं। आप ऐसा कह लें कि समंक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कोई भी सूचना दी गई है, वो सूचना कहीं भी आपको सूचना मिले और वो सूचना अकेली सूचना दिखे, वो कभी समंक नहीं होगा। जैसे रमेश के एक कक्षा में या एक विद्यार्थी रमेश है, उसके इतने अंक हैं, सुरेश के इतने अंक हैं, तो वो कतई समंक नहीं है। लेकिन जब वो किसी एक जगह से जुड़ जाए, जैसे एक परिवार के लोग हों, एक हफ्ते की उनकी कमाई दी गई हो, एक महीने की उनकी कमाई दी गई हो, या एक कक्षा के वो हों, तो जहाँ कहीं वो एक दूसरे से संबंधित हुए वहीं पे वो समंक कहलाएंगे। तो समंक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब हमें ये जानना है ये समंक कितने प्रकार के होते हैं। अब हमें ये जानना है समंक कितने प्रकार के होते हैं। समंक, समंकों का जब वर्गीकरण किया जाता है, समंक का वर्गीकरण दो तरीके से हो सकता है। जब कभी आपसे कहा जाए कि समंक को बांटिए या समंक का वर्गीकरण करिए, तो समंक का वर्गीकरण दो तरीके से हो सकता है। पहला प्राथमिक समंक, प्राइमरी डेटा, प्राथमिक समंक, और दूसरा द्वितीयक समंक। दूसरा द्वितीयक समंक मतलब समंक कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। हम आपको बताते हैं, परिभाषा से बताते हैं। तो प्राथमिक समंक किसे कहेंगे? ये जानिए, जिस किसी व्यक्ति को दिए गए आंकड़ों से परिणाम निकालना होता है उसे हम अनुसंधानकर्ता कहते हैं। रिसर्चर इंग्लिश शब्द है रिसर्चर। मतलब जब कोई गहन अध्ययन के परिणाम स्वरूप कोई रिजल्ट निकाल रहा होता है गहन अध्ययन करके, तो उसे हम अनुसंधानकर्ता कहते हैं। लेकिन कोई अनुसंधानकर्ता यदि अपनी आवश्यकता के अनुसार सारी सूचनाएं स्वयं इकट्ठा करे, यदि कोई अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार सारी सूचनाएं स्वयं इकट्ठा करे, जैसी उसको आवश्यकता है वैसे ही आंकड़े वो इकट्ठा करे, खुद जाए आंकड़े बनाए और उन आंकड़ों को वो स्वयं इकट्ठा करे। जैसे किसी के बारे में उसको जानना है तो वो स्वयं प्रश्न पत्र बनाए, उनके पेपर लें और उससे संबंधित रिजल्ट निकाले। तो जब कभी अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुरूप सारी सूचनाएं स्वयं इकट्ठा करता है उसे प्राथमिक समंक कहा जाता है। ये मौलिक होते हैं, पूर्णतः नए होते हैं और कभी किसी और के द्वारा प्रयोग नहीं किए गए होते हैं। इनके प्रयोग में सावधानी तो बरतनी होती है, लेकिन संभवतः ये होता है कि जब कभी समंक इकट्ठा किए जाते हैं तो जिस कार्य के लिए किए जाते हैं ये पूर्णतः उसी से संबंधित होता है। तो कोई भी अनुसंधानकर्ता इन समंकों को इकट्ठा जब करेगा तो ये पूर्णतः नए होंगे और किसी और के द्वारा प्रयोग नहीं किए गए होंगे। तो अगर आपसे कोई एक शब्द में परिभाषा पूछ ले कि प्राथमिक समंक किसे कहेंगे, तो प्राथमिक समंक प्राथमिक जब आपसे पूछा जाए प्राइमरी डेटा, तो प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जो अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा करता है, जो कभी किसी और के द्वारा प्रयोग ना किए गए हों और पूर्णतः मौलिक होता है, उन्हें प्राथमिक समंक कहा जाता है। द्वितीयक समंक किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दूसरा। मतलब ये पहले समंक नहीं है, ये किसी और के द्वारा कभी प्रयोग में लाए जा चुके हैं। हमें हमारी आवश्यकता के अनुरूप दिखे और हमने उनको अपने काम में ले लिया। जैसे कोई अनुसंधानकर्ता कोई रिजल्ट बताए तो वो अनुसंधानकर्ता स्वयं पेपर ले रहा है, रिजल्ट बता रहा है, वो प्राथमिक समंक हुआ। लेकिन उसके द्वारा बताए गए रिजल्ट का प्रयोग गांव वाले करके उस बच्चे को बताते हैं तुम्हारे इतने % हैं, तुम इतने पढ़ने में अच्छे हो या तुम इतने पढ़ने में कमज़ोर हो, एक दूसरे का उदाहरण दिया जाता है। उन्होंने खुद वो रिजल्ट निकाला? नहीं निकाला, लेकिन किसी और के द्वारा बताए गए आंकड़े का वो प्रयोग करते हैं, वो द्वितीयक समंक होता है। मतलब ये कि द्वितीयक समंक उन्हें कहते हैं कि जो पहले कभी किसी और के द्वारा प्रयोग में लाए जा चुके हैं, हमें हमारी आवश्यकता के अनुरूप दिखे, हमने उनको अपने काम में ले लिया, वो द्वितीयक समंक कहलाते हैं।
इनके प्रयोग में विशेष सावधानी ये दिखानी होती है कि इनको जिसने प्रयोग किया था वो अपनी आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा किया था, हम इसको अपने काम में ले रहे हैं तो इसमें पर्याप्त सावधानी बरतें, कहीं हमने इसका गलत आकलन तो नहीं कर लिया। लेकिन जो द्वितीयक समंक इकट्ठा होते हैं इनके स्रोत क्या होंगे, हमें कहाँ मिलेंगे? तो आजकल तो सबसे बड़ा स्रोत इसका इंटरनेट है। हम कोई भी आंकड़े या सूचना इकट्ठा करना चाहें पूरे विश्व की, जैसे आज कोरोना वायरस है, हम लगभग 10 लाख भारत में कोरोना वायरस के केस हो चुके हैं, लेकिन ये हमने जाने, हमने घर घर जाकर चेक किए नहीं। ये पूरी भारत की जो सरकार की टीम है, जो कोरोना वायरस की जांच हो रही है और जांच से संबंधित WHO के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर हमने बता दिया, लेकिन किसी और के द्वारा बताए गए समंक हमने अपने सामने ले लिया, तो ये द्वितीयक समंक कहलाते हैं। तो द्वितीयक समंक का स्रोत क्या हुआ? सबसे बड़ा स्रोत है इंटरनेट। दूसरा स्रोत समाचार हुआ। समाचार पे हम बुलेटिन के माध्यम से जान सकते हैं। समाचार के बाद हम पत्र पत्रिकाओं से जान सकते हैं, अखबार से जान सकते हैं। तो ये सारे स्रोत क्या कहलाते हैं? द्वितीयक समंक के स्रोत कहलाते हैं। लेकिन प्राथमिक समंक कहाँ मिलता है? तो प्राथमिक समंक जब आपको ढूंढना हो या प्राथमिक समंकों को इकट्ठा करना हो तो इसके बारे में ये 5 बातें जाननी होंगी। पहला, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरा, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तीसरा, स्थानीय संवाददाता द्वारा। स्थानीय संवाददाता द्वारा। चौथा, प्रश्नावली और सूचकों द्वारा। पांचवा, प्रगणकों द्वारा। प्रगणक को इंग्लिश में एनुमरेटर कहते हैं। प्रगणकों द्वारा। कैसे जानते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक समंक आप इकट्ठा कैसे करेंगे, आंकड़ों को आप कैसे इकट्ठा करेंगे, तो प्राथमिक समंक मैंने पहले बताया, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी आवश्यकता अनुसार इन्हें इकट्ठा करता है वो प्राथमिक समंक कहलाता है। ये पूर्णतः नए होते हैं, मौलिक होते हैं, कभी किसी और के द्वारा प्रयोग नहीं किए गए होते हैं। लेकिन प्राथमिक समंक इकट्ठा कैसे होंगे? पहला तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है। जिस व्यक्ति विशेष के बारे में हमें जानकारी चाहिए, हम रूबरू उससे मिलें और उससे मिलकर उसके बारे में जब हम सूचनाएं इकट्ठा करें, स्वयं उससे इकट्ठा करें, वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाएगा। इसमें किसी भ्रांतियों की संभावना नहीं होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि समंक पूर्णतः शुद्ध होंगे, ये हम मान सकते हैं। लेकिन सूचनाओं को हम स्वयं उसी व्यक्ति से इकट्ठा कर रहे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाता है। दूसरा, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। कुछ लोगों को जानने पहचानने वाले भी होते हैं। अगर हमें किसी के बारे में जानकारी चाहिए और हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ लें, जैसे आपने अक्षय कुमार साहब का नाम सुना होगा। अक्षय कुमार कनाडा की नागरिकता रखते हैं, वो भारत के नागरिक नहीं हैं। अरे आपको ऐसा लगा, कैसे? मैं बता रहा हूँ। तो आपने ये जाना, तो ऐसे किसी व्यक्ति ने कहीं से भी सुना हो या किसी दूसरे के बारे में समझ रखता है, हम उससे पूछ सकते हैं, वो बता सकता है। तो अगर हमने स्वयं उस व्यक्ति से मिलकर सूचनाएं इकट्ठा की तो वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाया। उसके पड़ोस के या उसके मोहल्ले के या उसके रिलेटिव या उसकी जान पहचान के किसी भी व्यक्ति से अगर उसके बारे में हमने सूचना इकट्ठा की, वो अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाता है। बेसिकली हम किसी भी अपने यहाँ जो एक कल्चर डेवलप्ड है शादी विवाह का, तो शादी विवाह में जब हम कहीं जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी लेनी होती है तो हम उसके पड़ोसियों आदि से या उसके रिलेटिव आदि से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, वो अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता है। तीसरा, स्थानीय संवाददाता द्वारा। लोकल करेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं? स्थानीय संवाददाता वो जो उसी पड़ोस में रहने वाले हों,
वहाँ उनका एक काम होता है लोगों को सूचना या संदेश देना, जैसे न्यूज़ चैनलों पर संवाददाता होते हैं वैसे। तो उन संवाददाताओं से भी हम कोई सूचना इकट्ठा कर सकते हैं और उस लोकल बॉडीज़ के वो जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनसे मिल जाती हैं, उनसे भी हम सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। चौथा, प्रश्नावली या सूचकों द्वारा। तो जो कोई सूचना देने वाला है उसके पास हम प्रश्नावली या अनुसूची भेजेंगे। मतलब प्रश्नों का एक, प्रश्नावली क्या होती है, तो प्रश्नों का एक समूह होता है जिसका उत्तर आपको अलग पेज पे देना होता है, वो प्रश्नावली होती है। और जो अनुसूची होती है, प्रश्नों का एक समूह होता है जिसका उत्तर वहीं उसके नीचे एक खाली स्पेस होता है, वहाँ पे आपको देना होता है। तो प्रश्नावली या अनुसूची भेजकर सूचना आपसे इकट्ठा करवा ली जाती है। आपके पास प्रश्नों का एक श्रृंखला या अनुसूची आपके पास भेज दी जाएगी, आप स्वयं उसको भर के भेज देंगे तो सूचना उनको मिल जाएगी। वो होती है प्रश्नावली और सूचकों द्वारा। और अंतिम, प्रगणकों द्वारा। प्रगणकों द्वारा सूचना कैसे इकट्ठा होती है, तो जब जनगणना करने के लिए हमारे घर पे कोई व्यक्ति आते हैं उन्हें प्रगणक कहा जाता है। मतलब भारत सरकार द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा, नियुक्त होगा, वो हमारे घर पर हमारी सूचना इकट्ठा करने के लिए आएगा। वो एक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे जिसे हम अनुसूची कहेंगे, जिसके उत्तर, प्रश्नों का एक समूह होगा, उत्तर वहीं कहीं खाली स्पेस होगा, वहाँ हमें देना होगा। तो हमसे सूचना इकट्ठा करते हैं, हमसे सूचना पूछकर वो खुद उस फॉर्म को भरते हैं, उन्हें प्रगणक कहा जाता है। और प्रगणकों के द्वारा भी सूचना इकट्ठा की जाती है। इन 5 तरीकों से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हें हम प्राथमिक समंक कहेंगे। द्वितीयक समंक मैंने पहले ही आपको बताया कि ये वे समंक होते हैं जो पहले ही किसी और के द्वारा प्रयोग में लाए जा चुके हैं, हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार दिखते हैं तो हम इन्हें अपने काम में ले लेते हैं, उन्हें ही द्वितीयक समंक कहा जाता है। तो भाई, हम सांख्यिकी से संबंधित अभी आज शुरुआत में हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और सीधा हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर पहुंचेंगे। तो आप से सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस चैनल, अपने दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस नाम के इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और नीचे जो आपको बेल आइकन दिखेगा वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे ये होगा कि मेरे वीडियोज़ आप तक नित्य प्रतिदिन हमेशा पहुंचते रहेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।